नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बात होगी उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण का खेल सामने आने के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के सभी मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण की रोकथाम को लेकर उनकी ओर से फैसला लिया गया है। लखनऊ में केजीएमयू और एसजीपी जीआईएमएस में हाल में आए कथित धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में बड़ी बहस छिड़ गई है। इसी को लेकर जो होगी आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाएंगे केजीएमयू के प्रवक्ता, और इसी के साथ साथ अटल यूनिवर्सिटी के कुलपति की ओर से क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं। हम लोगों ने तो शुरू कर दिया था महामहिम जी के इस ऑर्डर के बाद, उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जैसे उन्होंने समितियां बना के उसकी मॉनिटरिंग करने को कहा है, तो और प्रभावी ढंग से होगा। लेकिन इसका मेन मकसद जो है बच्चियों में जागरूकता देना, कराना, और अगर उनके समक्ष कोई ऐसी चीज आती है तो उसको किससे खबर करें। ऐसे बच्चे डरते हैं ना कि किसी खबर करें तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, कम उम्र के होते हैं, बाहर से आए होते हैं, तो वो दो चीजें इससे एड्रेस हो जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जनभवन से, जिसमें कि हमें कुछ पॉइंट्स फॉलो करने की हिदायत दी है हमने अपने मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस को, कि कैसे उन पॉइंट्स को फॉलो किया जाए इस धर्मांतरण को रोकने के लिए। बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए कॉलेजेस में प्रोग्राम्स किए जाएं, की मीटिंग्स की जाएं, और इस तरीके से इस धर्मांतरण को रोकने के लिए ये पहल की गई है। तो वे राज्यपाल के इस आदेश के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया। क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो सुनिए। आनंदीबेन पटेल का फैसला नहीं हो सकता। आनंदीबेन पटेल तो फैसले पे दस्तखत करती हैं और सरकार का फैसला होगा। जब कोई ड्राफ्ट वगैरह सामने आएगा तो पता लगेगा क्या फैसला सरकार ने किया है, क्या दिया है, और अगर सदन में आता तो शायद विपक्ष के लोगों को पता होता। राज्यपाल जी का ये फैसला अपने आप में स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार निकम्मी और नाकारा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को के 9 साल रहने पर भी अगर इस तरीके के सेल बनाए जाने की आवश्यकता पड़ रही है आनंदीबेन पटेल जी को, तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट करता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। राज्यपाल जी को भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं रह गया। राज्यपाल जी को चाहिए कि ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजें और इस सरकार को बर्खास्त करें। और ऐसे में यूपी के कॉलेजों में एंटी धर्मांतरण सेल बनाने को कहा गया है। मेडिकल कॉलेजों के लिए बड़ा आदेश है, धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाए जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके मद्देनजर निर्देशित भी कर दिया है कि हर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में एंटी धर्मांतरण सेल जो है वो बनाए जाएंगे। सीधे तौर पर ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। जो हाल ही में केसेस सामने आए हैं उसके मद्देनजर ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। और ऐसे में और इस बीच चलिए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर यूपी के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में एनडीए के संतुष्टिकरण मॉडल ने सपा कांग्रेस जैसे दलों को तुष्टिकरण मॉडल को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया है। आज समाजवादी पार्टी के नेता खुद अपने पार्टी का नाम लेने से घबराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो समाजवादी पार्टी का नाम लेंगे तो जहां उत्तर प्रदेश की जनता को 2017 की पहले की पार्टी, समाजवाद की पार्टी याद आने लगेगी। इसलिए साथियों, इसीलिए आम जन के लिए एनडीए सरकार पर भरोसा है। भरोसे की बदौलत मैं कह सकता हूं कि 2027 में हैट्रिक लगाने लगेगी और 17 से भी ज्यादा बेहतर नतीजा हम लेकर के आएंगे। अगर आप देखें तो आज पूरा दुनिया वैश्विक संकट से जूझ रहा है। कोविड के समय भी पूरी दुनिया वैश्विक संकट से जूझ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उससे भी बाहर निकल करके आए और आज वैश्विक संकट पूरे दुनिया पे है आज भी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए साथियों, 12 साल हमारा सबका साथ सबका विकास का जो मोदी जी का नारा था उसके
तत्व पे हम चलाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की पहचान बदलने का काम योगी आदित्यनाथ जी किया है। इसलिए 12 साल का हम सब यहाँ उत्सव के रूप में मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज चौधरी। तो आपने सुना पंकज चौधरी को, यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल को लेकर उनकी ओर से जो है कहा गया। और चलिए एक बार फिर से अपने विषय पर वापस लौटते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया। सभी मेडिकल इंस्टीट्यूट में धर्मांतरण रोधी सेल यानी कि एंटी धर्मांतरण सेल बनाए जाने का फैसला यहां पर लिया गया है, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से निर्देशित भी कर दिया गया है कि हर एक मेडिकल कॉलेज में या हर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में इस तरीके के जो है सेल बनाए जाएंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर ये धर्मांतरण सेल जो है निगरानी रखेगा, शिकायतों की जांच करेगा, यानी जो भी शिकायत अगर पाई जाती है तो उस पर जो है जांच की जाएगी। मामलों की रिपोर्ट पुलिस एसटीएफ को सौंपी जाएगी। बड़े धर्मांतरण नेटवर्क की जानकारी भी इसके जरिए मिल पाएगी। ये इस पूरे धर्मांतरण रोधी सेल का काम रहेगा। तो क्या कुछ यहाँ इस फैसले के पीछे की बैक स्टोरी वो भी हमने आपको बताई कि क्या कुछ ये सेल करेगा, और जो राज्यपाल है उनकी ओर से भी फैसला यहाँ पर सुना दिया गया। हालांकि इसको लेकर सियासत जो है बेहद गर्म है, जहां पर पूरा विपक्ष इसको लेकर ये कह रहा है कि ये महज ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी हाल के केसेस सामने आए हैं केजीएमयू से और तमाम अन्य इंस्टीट्यूट से, जहां पर एक बड़ा धर्मांतरण का रैकेट का पर्दाफाश हुआ और इसी के बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया। चलिए चर्चा की तरफ रुख करते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए। संजय सिंह बीजेपी नेता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। शौकत अली सपा प्रवक्ता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और मोहम्मद उस्मान मुस्लिम धर्मगुरु हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ेंगे, उनका मैं इंतजार कर रही हूँ। तो शुरुआत संजय जी आपके साथ ही कर रही हूँ। एंटी धर्मांतरण सेल, हाल के केसेस जो निकलकर सामने आए उसके मद्देनजर आपकी ओर से फैसला लिया गया, समझ में आता है। लेकिन एक सवाल जो विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है वो ये कि आप महज ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कई ऐसी कमियां हैं इंस्टीट्यूट में, उनको तो पूरा आप नहीं करेंगे, लेकिन एंटी धर्मांतरण सेल आप बना देंगे। और क्या आपका पूरा प्रशासनिक तंत्र फेल हो गया है, जो अब अलग से आपको सेल बनाना पड़ेगा, जो कि इसमें गहन तरीके से जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएं? देखिए निशु जी, ये बहुत मतलब चिंता वाला और बहुत गंभीर विषय है जिस पे आप डिबेट करा रही हैं। और हमारी जो उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल है, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। केरल में सेकुलर सरकार थी, वामपंथियों की सरकार थी, तो जो वहां धर्मांतरण का खेल चल रहा था, बहुत बड़े स्तर पे चल रहा था, तो वहां क्रिश्चियन मिशन भी बेचैन हुई और उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने ही लव जिहाद का नाम दिया था। हाईकोर्ट में मामला गया। तो आपकी जानकारी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूं। केरल में एक जेबी कोशी कमीशन का गठन किया गया था। जेबी कोशी वो इसी के लिए बनाया गया था कि धर्मांतरण कैसे रोका जाए, ये प्रयास है। देखिए निशु जी, ये कोई सामान्य घटना नहीं हो रही है। ये इस्लाम के विस्तारीकरण का खेल है, जो लव जिहाद, जनसंख्या परिवर्तन, तमाम तरह से, क्योंकि इस्लाम का देखिए एक ही मूल उद्देश्य है, पूरी धरती पर इस्लाम को नाजिल करना, फैलाना। क्योंकि कयामत की इंतजार में बहुत लोग कब्र में लेटे हैं और जब तक पूरा धरती पे इस्लामीकरण नहीं हो जाएगा तब तक उनको मुक्ति नहीं होनी है। वो कब्र से नहीं निकलेंगे। जैसा कि मैंने भी पढ़ा, इस्लाम का काफी अध्ययन किया है, बताया जाता है कि कब्र में खिड़कियां बनी होती, देखते रहते हैं जन्नत की ओर। तो वो बेचैन लेटे हुए हैं, मरने के बाद देखते रहते हैं कि कब जन्नत जाएंगे। लेकिन उसमें एक शर्त जुड़ी हुई है कि हम तभी कयामत आएगी जब पूरी धरती पर हर व्यक्ति मुसलमान हो जाएगा। देखिए, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जो प्रयास किया गया है बहुत सराहनीय है, लेकिन इसके लिए और प्रयास करने पड़ेंगे। आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। उमर गौतम का एक केस आया था नोएडा गाजियाबाद का, बहुत बड़ा धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया था। वो क्षत्रिय था उमर गौतम और पंतनगर में पढ़ता था। उसका रूममेट मुसलमान था, वो बीमार हुआ, उसकी सेवा हुआ करी। उसके बाद उसने उसको इस्लाम की अच्छाइयों के बारे में बताना लगा, क्योंकि उमर गौतम को अपने सनातन हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं थे। वो प्रभावित हो गया, अच्छी बात है, बन गया। लेकिन वो उसके बाद एक ही बार घर गया, उसके बाद वो घर नहीं गया और उसने धर्मांतरण का बहुत बड़ा रैकेट चलाया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये लव जिहाद का मामला है, इसमें
खाली केजीएमयू नहीं, हर शिक्षण संस्थाओं में, केरल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर बच्चा, अच्छी बात है, कम से कम मुसलमान अपने बच्चों को अपने मजहब और दीन की तालीम तो दिलवाते हैं, चाहे मदरसे में, चाहे कितने। हमारे धर्म मौलाना साहब बैठे, धर्मगुरु ये जानते हैं, मोहम्मद उस्मान साहब, कितना बड़ा इनका स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। हिंदू तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। जब तक हिंदू समाज के बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस्लाम की कंपैरेटिव स्टडी नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इनका एक सिलेबस है निशु जी, जो देवबंद तबलीगी जमात चलाता है, कि हिंदू बच्चों, लड़कियों को किस तरह से उनकी धर्म पर सवाल करके उनको धर्मांतरित कराना है। अच्छा, 9 साल से चल रहा, 9 साल से आप क्या कर रहे थे? जाल करते हैं, लालच देते हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत। और मैं चंद्रांशु महाराज जी जो हमारे संत समाज से आते हैं, इनका ही सबसे बड़ा रोल होगा कि हमारे माता पिताओं को जो धर्म शिक्षा की दे सकते हैं, प्रथम गुरु वही हैं। फिर बच्चों को, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज में नहीं, ये तो टीसीएस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों में धर्मांतरण चल रहा है, और ये मजहबी दीन है। मैं एक बस 10 सेकेंड और दीजिए, मैं एक आयत सुना देता हूँ, क्योंकि हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं और हिंदू समाज बहुत इग्नोरेंट है। ठीक है सर, 10 सेकंड। और ये मैंने इनके बड़े बड़े मौलानाओं को ही सुना है सर। 10 सेकंड प्लीज, समय की थोड़ी कमी, धर्मांतरण, मुझे मौका दीजिए, बड़ी गंभीर डिबेट करा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप शहादत नहीं दे सकते हैं, शहीद नहीं हो सकते हैं, एक तो जन्नत जाने का एक तरीका है शहादत, अगर नहीं दे सकते हैं तो आप किसी गैर मुसलमान को धर्मांतरित करा दीजिए। मैं एक आयत सुना देता हूं, सूरा नंबर 3 आले इमरान, आयत नंबर 142। उसमें अल्लाह क्या कहते हैं, क्या तुमने यह समझ रखा है कि जन्नत में यूं ही प्रवेश करोगे, जबकि अल्लाह ने अभी उन्हें परखा नहीं, जो तुमसे जिहाद करने वाले हैं दृढ़ता पूर्वक जमे रहो। तो ये भी पार्ट ऑफ जिहाद है, अल्लाह परीक्षा लेता है। हर मुसलमान जन्नत नहीं जाएगा, 72 फिरकों में एक ही फिरके को जन्नत मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, ये बड़ा मतलब बहुत गंभीर मसला है। हिंदू समाज तो मुझे शौकत अली जी के पास था, लेकिन उससे पहले मोहम्मद उस्मान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। तमाम बातें जो संजय, रुक जाइए संजय जी प्लीज, संजय जी क्यों तमाम बातें की गई, वो कोट कर रहे हैं कि कुरान में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, जिसमें कई बातें ऐसी हैं जो कि कहीं की हिंदू धर्म को आहत करती हैं, और इसी मद्देनजर ये सिंडिकेट चलाया जा रहा है जिस पर यह फैसला लिया गया। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? देखिए, उन्होंने क्या कहा है अभी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। पता नहीं कहां से किस तरह से कह रहे हैं। अलबत्ता जहां हमारी डिबेट है, ये छुपा अरे अब सुन तो लेगा संजय जी, एटलीस्ट लेट हिम आंसर ना। संजय जी कहिए, उसका जवाब दीजिए। मैं नीतू, क्या इस्लाम धर्मांतरित नहीं करता? संजय जी, मुझे मजबूरन आपको ऑर्डर डाउन कराना पड़ेगा। इस तरीके से आपने .5 मिनट अपनी बात रखी, .5 मिनट अपनी बात रखी, 20 मिनट की डिबेट में आपने .5 मिनट अपनी बात रखी, इस तरीके से बाकी सबका डाउन करें। ठीक है, बोलिए उसमें। ठीक है साहब। हाँ, तो मैं अपने उसी बिंदु पर रहना चाहूंगा जिस बिंदु पर यह डिबेट रखी गई है। जब कोई हुकूमत या संवैधानिक संस्था किसी मुद्दे की को खास अहमियत देती है, तो पहला सवाल यह होना चाहिए कि क्या वाकई वही देश और समाज की सबसे बड़ी समस्या है। मैं साफ कहिए देता हूं कि जबरदस्ती, धोखे, लालच या दबाव के जरिए कराया गया कोई भी धर्मांतरण पूरी तरह गलत है और इस्लाम में भी गलत है, उसकी कोई इजाजत नहीं है। अगर ऐसा कोई कर रहा है या कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मेरा सवाल धर्मांतरण के हक या मुखालफत का नहीं है, बल्कि हुकूमत की प्राथमिकता का है। आज मुल्क में बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, साइबर अपराध, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जुर्म, स्वास्थ्य संकट और तालीम से जुड़े गंभीर मसाइल मौजूद हैं। ऐसे में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्म परिवर्तन रोकथाम सेल बनाना क्या वाकई सबसे ज्यादा जरूरी काम है? भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को ज़मीर, विचार और मजहब की आजादी देता है। कानून केवल बल, प्रलोभन और धोखे से होने वाले। चलिए, उस्मान जी की आवाज थोड़ी जो है नहीं आ रही है, नेटवर्क में थोड़ा इशू है। शौकत अली जी, अब आपके पास आते हुए। शौकत अली जी, देखिए, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, केजीएमयू से क्या सामने आया, एसजीपीजीआईएमएस से क्या सामने आया, तो क्या सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे?
अब उन्होंने फैसला लिया है तो इसका स्वागत आप कीजिए कि अगर धर्मांतरण वहां पर हो रहा है जबरदस्ती उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसमें आपको क्या मसला है, क्या दिक्कत है, ये पूछा जा रहा है। शौकत अली जी, चलिए आवाज नेटवर्क इशू थोड़ा है, एक बार फिर से जुड़ने का सभी मेहमानों से प्रयास करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर देखिए बात यही है कि जो ये फैसला यहां पर लिया गया है इसको लेकर सियासत बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि हाल ही में जो केसेस निकलकर सामने आए, चाहे हम केजीएमयू की बात कर लें या एसजीपीजीआईएमएस की बात कर लें, यहां से अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा सिंडिकेट सामने आया जिसको तोड़ने का काम किया गया। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कहीं और ऐसे सिंडिकेट ना पनप रहे हो, इसके लिए एंटी धर्मांतरण सेल बनाने का फैसला जो है यहां पर लिया गया है। हालांकि देखिए विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि प्रदेश में कई और बड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकार काम कर सकती है, लेकिन उससे इतर हटकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, धार्मिक तौर पर जो है इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से ये तमाम तरीके के आरोप जो है विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो वही सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर आज के समय में देश के टॉप मेडिकल कॉलेज जैसे कि केजीएमयू और एसजीपीजीआईएमएस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहां पर छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न और जबरन धन परिवर्तन हो रहा है और इसके गंभीर आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई करना जरूरी है। सरकार हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकती है, इसलिए ये फैसला यहां पर लिया गया है। और इसी मद्देनजर जिहाद की पाठशाला पर ताला लगाने के लिए ये सत्ता पक्ष की ओर से फैसला लिया गया है। जिहादियों के लिए योगी की लक्ष्मण रेखा है। और आपको बता दें कि देखिए हर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट, चाहे वो डेंटल इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई और हॉस्पिटल हो, हर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में ये एंटी धर्मांतरण सेल बनाया जाएगा जो कि तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगा। कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो रही हो, इसको लेकर जो है नजर रखी जाएगी। और शौकत अली जी, आपका कनेक्शन टूट गया था बीच में, दोबारा आपसे सवाल लेती हूँ। सरकार के हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे क्या कि एसजीपीजीआईएमएस केजीएमयू से ऐसे केसेस निकलकर सामने आए हैं, तो सरकार तो ऐसा फैसला लेगी ही ना, इसमें क्या दिक्कत है विपक्ष को? निशु जी, एक हिंदू धर्म सनातन धर्म के अगवा की सरकार और उनके नाम के आगे महंत लगता है, योगी लगता है, उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हों, ये कोई एक घटना नहीं है कि मैं एक घटना में चर्चा में शामिल हुआ, इससे पूर्व में भी 9 साल की सरकार में कई घटनाएं हुई, बड़े पैमाने पे हुई। कभी छांगूर आ जाता, कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता, इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती रहती हैं। अब कहा जाए कि इतने बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है और सनातन धर्म के अगवा की सरकार है, तो फेल कौन हुआ निशु जी? सरकार फेल है। और सरकार किसी एक विषय पर फेलियर नहीं है, सरकार हर विषय पे फेल है। इनकी एजेंसियां कहाँ हैं? तमाम एजेंसियां इनके पास, इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है, इनके महंगाई रोक पाने पे फेल है, रोजगार देने पे फेल है। सरकार आज हर विषय पर फेल साबित हो रही, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि सरकार राम राज्य की तरह चल रही। आज जो विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो भी इनका फेलियर दर्शा। अगर फेलियर नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा था, आप कहाँ थे? अभी तक सो रहे थे। आज इसकी सेल बनाने की जरूरत आ पड़ी, तो आखिरी समय पर जब चुनाव करीब आ गए तब ये सेल बना के अपनी नाकामी छुपा रहे हैं कि किसी तरीके से जो पूर्व में घटनाएं वो उजागर ना हो जाए। देखिए हमने साहब बहुत अच्छा काम कर दिया है, हमने सेल बना दिया, अब कोई कार्रवाई नहीं, अब किसी तरीके का धर्मांतरण नहीं होगा यूपी में। अरे महाराज जी, 9 साल से तो हो रहे हैं, आप कहाँ थे अभी तक? कौन सी निंद्रावस्था में थे? पहले ही बना लेते। अरे उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दोबारा मौका दिया है और आप 9 साल से सो रहे थे अभी तक। तो तमाम विषयों पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था पे चर्चा ना हो, आज को दबाने के लिए, छुपाने के लिए सिर्फ सेल बनाए जा रहे हैं। और ना जिनको धर्मांतरण रोकना होता वो पहले ही सजग होते, जागरूक होते। आप ये कह रहे हैं कि महज ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। चंद्राशु जी, आपके पास आते हुए देखिए, विपक्ष तो इसको मुद्दा ही नहीं मानता। विपक्ष कह रहा है और भी प्रदेश में तमाम बड़े मुद्दे हैं, पेपर लीक है और भी बेरोजगारी है, इसको तो मुद्दा गिन ही नहीं रहा है विपक्ष। लिस्ट में सबसे नीचे ही है धर्मांतरण, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस पर सबसे अंत में आप काम कीजिए, पहले आप तमाम अन्य मुद्दे जो है उन पर काम कीजिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले आप विपक्ष को लेकर के कुछ बोल रही हैं, विपक्ष पर कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि तुष्टीकरण का जो सबसे बड़ा खेल किसी ने खेला है, तो कहीं पूर्व में इनकी सरकार रही है और इसके कहीं न कहीं मोहरा रहे हैं। और सबसे बड़ा इनका चाल चरित्र तो अभी थोड़े दिन पहले ये कश्मीरी पंडितों के बगावत पर कभी जो उनके साथ उत्पीड़न हुआ उस पर तो नहीं बोले, पर इनके पीडीए गठबंधन में ही
मुर्शिदाबाद के अंदर जिस तरह से हिंदू विस्थापित होते हैं, और ये एक बार भी ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलते और उसका परिणाम बाद में अभी आ रहा है, वो अलग बात है। निश्चित तौर पर यह बहुत ही गंभीर मुद्दा कहीं न कहीं धर्मांतरण लव जिहाद का बना रहा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो इसके मौलाना धर्मगुरु भी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, वह भी चंद्राशु जी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई है। चलिए एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपके पास आते हुए संजय जी, 9 साल से क्या कर रहे थे आप? 9 साल से आपकी सरकार ने इस पर काम क्यों नहीं किया? चलिए एक बार फिर से संपर्क जो है बीच में टूट गया है, जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, विपक्ष की ओर से बस यही बात बार बार लापी जा रही है कि ये मुद्दा जो है चुनावों के मद्देनजर उठाया गया। 9 साल से सरकार है, 9 साल से कोई काम नहीं किया गया इसके लिए, लेकिन जैसे ही अब चुनाव आने वाले हैं तो जानबूझकर इस तरीके का मुद्दा जो है उठाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि सभी धर्मांतरण जो सिंडिकेट चल रहे हैं उन पर रोकथाम के लिए फैसला यहाँ पर लिया गया है। संदिग्ध गतिविधि पर ये सेल नजर रखेगा और KGMU, SDPGI, MS में जो मामले निकलकर सामने आए